Yes, let us proceed further from where we left in last video. Yes, last time we were discussing about the convincingness and unconvincingness, and I told you that convincing improbabilities are preferable than unconvincing probabilities. It is the principle. At that time in Victorian era, unconvincingness was prevailing. Now we are to proceed further. Still, the Victorian novel makes interesting reading. Despite of having these lacunas, these novels were somehow interesting in themselves. The novelist may not construct a compact plot, but they tell the story so well. Although their plot was not woven impeccably, still their art of storytelling was so effective that it created interest among the readers. They are so entertaining. They are so entertaining that children still love to read and enjoy a novel of Dickens or Thackeray. So entertaining. This is the point. Novels of Victorian era, literature of Victorian age, so entertaining, and this is a very interesting dimension of literature as well. That if it provides a type of entertainment, people feel amused, relaxed, then it would certainly become popular. Entertainment is something which is required, because we can't say that all these things should be taken very seriously. Then where the reader would go to seek entertainment? या फिर रीडर जाएगा कहाँ? एंटरटेनमेंट के लिए कहाँ जाएगा? नोवेल भी सीरियस, लाइफ भी सीरियस, सुबह से शाम तक नौकरी भी सीरियस. अगर उसी में एंटरटेनमेंट है और वो आपका इंटरेस्टिंग फील्ड भी है, तो उसको करने में बड़ा आनंद आता है. आपके कार्य क्षेत्र में अगर आपका इंटरेस्ट भी है और साथ में आपको उससे आनंद की अनुभूति भी होती है, तो इससे बढ़िया आपका वर्किंग फील्ड हो नहीं सकता. अब उसमें उनको आनंद की अनुभूति होती, खुद को भी और पढ़ने वालों को भी. ये ध्यान में रखना, अगर खुद को नहीं हो रही है तो दूसरों को वो महसूस करवा पाना संभव नहीं है. इसलिए उस समय के जो नॉवलिस्ट थे वो एंटरटेनमेंट खुद भी करते थे, औरों का भी करवाते थे. ये एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट आप विक्टोरियन नॉवेल्स का बता सकते हैं. The plot may be improbable, but there is enough suspense and the reader's attention is not allowed to slag even for a single moment. देखिए, प्लॉट में थोड़ी बहुत कमियां हो सकती है, पर ये क्या कह रहे हैं कि सस्पेंस का जो माहौल है वो ऐसा क्रिएट किया जाता था कि रीडर है वो पलक नहीं झपका पाए. मतलब अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा उसके दिमाग में हर समय चलता रहता. किसके? रीडर के. रीडर के दिमाग में ऐसा भाव लाना ही तो सस्पेंस है. तो वो सस्पेंस क्रिएट करते और बड़ा इफेक्टिवली क्रिएट करते थे सस्पेंस, जिससे रीडर्स स्पेल बाउंड हो जाते थे. उनको एक कंट्रोल लगता था कि हाँ, अब तो सब कुछ अंडर कंट्रोल है. किसके?
राइटर के, यानी राइटर चाहता वैसे सोचने पर मजबूर कर देता था। They do not like to give up unfinished. That is the triumph of art. They do not like to give up unfinished. देखिए कला की विजय, मैंने आपको कहा ट्रायम्फ ऑफ आर्ट यही है कि जहां आपने बैठकर शुरू कर दिया तो उसको फिर फिनिश किए बिना उठने का मन ही न करे, वही कला है। और वही कलाकार है जो ऐसा माहौल बना पाए। ये बातें विक्टोरियन लिटरेचर, विक्टोरियन एरा के नॉवेल्स में थी, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। देखिए हर समय के साहित्य में कोई न कोई एडवांटेज और कोई डिसएडवांटेज हमेशा रहता है। अब सफल होने के पीछे कोई एडवांटेज निश्चित रूप से मिलेगा। तो एडवांटेज क्या है कि वो इंटरेस्ट क्रिएट कर देते थे, सस्पेंस, रीडर का मनोरंजन, ये बातें उनके नॉवेल्स में आ जाती तो फिर रीडर है वो स्पेल बाउंड हो जाता और पूरा नहीं हो जब तक उसका छोड़ने का मन ही नहीं करता था। The Victorian novelist may miss the heights and depth of human passion. There may be no probing of human heart and so psychoanalysis. We do get such probing in George Eliot as in the modern novel, but they cast their nets very wide. देखिए ये बता रहे हैं कि ज्यादा भावनाओं के लिए उनके नॉवेल्स में स्थान नहीं था। ध्यान दें। कोई ज्यादा डेप्थ, गहराई नहीं थी, ऊंचाई भी नहीं थी, भावनाओं के संदर्भ में लगभग ब्लैंक से थे। इसीलिए एक शब्द आपने कल डिस्कस किया था, सुपरफिशियल। इफ इमोशंस आर लैकिंग देन थिंग्स वुड बिकम सुपरफिशियल इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। We do get such probings in George Eliot. After that era, George Eliot presented emotions as well as psychoanalysis of human mind in an effective manner. Who? George Eliot. But during this era, these things were lacking. But they cast their nets very wide. पर उनका जो जाल था वो बहुत लंबा चौड़ा फैलाया हुआ था कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ रीडर को आकर्षित कर ही लेता था। The Victorian novelist is a man of varied moods. अब नॉवेलिस्ट कैसे होते थे कि उनका जो मूड है वो बड़ा ही अलग अलग कलर लिए हुए होता था। कभी कैसा मूड है, कभी कैसा मूड है, वराइड मूड। उन नॉवेलिस्ट का, विक्टोरियन नॉवेलिस्ट का मूड है वो विभिन्न प्रकार का होता था। His range of mood is as wide as his range of subject. देखिए जैसे सब्जेक्ट की रेंज वाइड होती थी कि वो बच्चों की जो ऑर्फन हाउस से लेकर अरिस्टोक्रेटिक अभिजात्य महारानियों तक के बारे में लिखा करते थे, इंडस्ट्रीज के बारे में लिखते थे, पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, बहुत सारी वाइड रेंज उनके माइंड में पाई जाती।
Just as he deals with all aspects of society, so also he renders human mood in all their manifold variety. कि जैसे समाज के अलग अलग आयामों को वो दिखाते थे, प्रदर्शित करते थे, डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, समाज के जो विभिन्न पहलू थे वो प्रदर्शित करते थे, दिखाते थे. सो ऑल्सो ही रेंडर ह्यूमन मूड इन ऑल देयर मैनिफोल्ड वैरायटी. उसी तरीके से वो मानव का जो मूड था उसको भी विभिन्न आयामों में प्रदर्शित करने में सक्षम थे. मतलब जैसा जैसा आदमी का मूड होता है या हो सकता है वैसा सारा वो अपने कामों में प्रदर्शित कर दिया करते थे. He is not a specialist in any one mood or temper. Mind it. Otherwise, sometimes some novels are romantic novels. Some are gloomy. Some are emotional, social, but writers of this era were not specialists of any particular mood. किसी एक मूड विशेष के वो विशेषज्ञ नहीं होते थे, वो सभी मूड पे अपना हाथ आजमाया करते थे. The novelist of the age cannot be categorized. इसीलिए इस समय के जो नॉवलिस्ट थे उनको कैटेगराइज का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे आप देखोगे गेम क्रिकेट में कि बॉलर है तो ये कैटेगराइजेशन है कि अमुक बंदा क्या करता है, बॉलिंग करता है. अब बॉलिंग में भी क्या है, अलग अलग विभाग हैं कि ये फास्ट बॉलर है, ये स्पिनर है, ये बैटिंग करता है, वो बैटिंग ही करता है. फील्डिंग सभी को करनी पड़ती है. एक दो ऐसे खिलाड़ी होते हैं जबरदस्त जो की फिगर, वो ऑलराउंडर होते हैं. वो बैटिंग भी करते हैं, वो बॉलिंग भी करते हैं, वो फील्डिंग भी करते हैं और कई बार विकेट कीपिंग भी करते हैं. सारे काम कर लेते हैं पर वो स्पेशलिस्ट किसी के नहीं. आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट. मतलब उनको आप स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं कह सकते, स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी नहीं कह सकते, पर जिस दिन उनका दिन होता है वो कई बार स्पेशलिस्ट को भी फेल कर देते हैं, क्योंकि वो जानते सभी विधा हैं. जिस दिन जिस विधा में उनका प्रदर्शन शानदार होता है तो वो स्पेशलिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया करते हैं. वैसा सा केस आप विक्टोरियन एज के कलाकारों के संदर्भ में मानकर चलें कि उनका जो मूड है वो इतना वाइड रेंज का है कि जिस दिन अगर उनका सटीक सिस्टम प्रदर्शित हो जाता है तो फिर वो विशेषज्ञों को भी पीछे छोड़ दिया करते हैं. पर हम उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये नॉवलिस्ट है तो ये ऐसा सा ही लिखता है. नो. देखो बेटा, समझने के लिए बहुत जरूरी होता है वाइड रेंज. आप भी माइंड की रखें, आप एक एक शब्द को समझने का प्रयास करें. मैं क्या बता रहा हूं, ये नहीं कि ये नॉवलिस्ट ऐसा सा ही लिखता है. फिर अपने को क्या ध्यान रखना है कि ये ऐसा भी लिखता है. He can write also like this, not only like this. ऐसा भी लिखता है, वैसा भी लिखता है. कई तरीके के उसके मूड हैं, तरह तरह के मूड उसके काम में प्रदर्शित होते हैं. देखो कितनी चीजें एक साथ डाली हुई है. क्या लिख रहे हैं
ऑल इन वन, ए बुक लाइक डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, आपको पता है, इज ए सॉर्ट ऑफ वास्ट स्कूल बॉय हैम्पर ऑफ फिक्शन विद स्वीट्स एंड सैंडविचेस। कितनी चीजें हैं, स्कूल बॉय को क्या क्या कितना मिल गया है, स्वीट्स भी है, सैंडविचेस भी है, पॉट्स ऑफ जैम, जैम के बर्तन भी हैं, जैम भी भरा हुआ मिल गया है, विद देयर ग्रीस्ड पेपर कप्स, और पेपर के कप भी मिल गए हैं, क्रीम एंड नट्स ग्लोसी एप्पल्स, क्रीम भी है, नट भी है, बड़े शाइनिंग करते हुए एप्पल्स भी हैं, all packed together in a heterogeneous deliciousness। heterogeneous वर्ड जो है बेटा आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो आप यहाँ पर पहले से स्पेलिंग सुनिए, डिक्शनरी में देखना, समझना, मैं आपको बताता हूँ, HETEROGENEOUS, HETEROGENEOUS। हेटेरोजीनियस क्या होता है पता है? Things although they may be of totally different type, totally different dimensions, but they are forcefully put together in a combination। Opposite things put forcefully in a combination is called heterogeneous। जैसे एक ही पार्टी में कई बार ऐसा आपको मिलेगा, आजकल ऐसा होने लग गया है कि व्यक्ति कैसे होते हैं, खासतौर से नेताओं की पार्टी, जब भी वो नेता बन रहे, देखो नेता कैसे होते हैं, जब उनका जलसा आपको घर पे मिलेगा व्यक्तिगत संबंधों वाला, तो उसमें आपको बड़े आदर्श उच्च विचारधारा रखने वाले साधु संत गरिमामयी व्यक्तित्व भी मिलेंगे, और जो जेल जाते आते रहते हैं वो भी मिलेंगे, लंपट किस्म के इंसान भी मिलेंगे, अच्छे इंसान भी मिलेंगे, कोई खिलाड़ी भी मिलेगा, कोई अधिकारी भी मिलेगा, चोर उचक्का भी मिलेगा, ध्यान में रखना, वो भी हाई लेवल की। तो ये क्या है, वहां पर यद्यपि हेटेरोजीनियस ऐसे लागू नहीं होता, क्योंकि वो बाध्यता पूर्वक नहीं आए हैं, या इनडायरेक्ट बाध्यता भी समझे कि सभी को देखो समाज में एक दूसरे की आवश्यकता होती है, नेताओं को खास तौर से, तो हर एक से वो अपना नजदीकी दिखाने के लिए एक एमलगमेशन, एमलगमेशन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पीपल, कि हमारे पास हर तरीके के लोग हैं, जैसा चाहिए वैसा आवश्यकता के अनुसार हमें उपलब्ध हो जाता है, दैट इज आवर कैलिबर, यही हमारा कैलिबर है। तो ये हेटेरोजीनियस डिलीशियसनेस दिखा कि अब देखो आप अपने यहाँ पे, आप लोगों को पता है बेटा, खाने पीने में अपन जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ कई चीज़ों की ऐसे, इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन टाइप होता है, पहले कुछ ज़्यादा होता था, अभी भी होता है, आप लोगों को ध्यान होगा तो, जैसे आम और दही अभी सीजन चल रहा है, दोनों का तो एक साथ सामान्यतया मना करते हैं, दोनों का अपना अपना टेस्ट है, अपना मूड है, और हो सकता है आपको दोनों ही पसंद हो, पर एक ही टाइम में एक साथ एक टेबल पे सामान्यतया सर्व नहीं होते। अब कोई बाध्यता नहीं है कि होंगे ही नहीं, क्यों नहीं होंगे, अपन रखेंगे तो होंगे ही, कौन मना कर सकता है। तो वैसे ही एक ही उपन्यास में, एक ही स्टोरी में
इतने मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर वो डाल देते थे कि आदमी को अचंभा होता। कोई तो एकदम ही इनोसेंट कैरेक्टर दिखाते थे, इसको अपने बोलते हैं बोला, और कई कैरेक्टर ऐसे दिखाते कि बस सारी स्टूडनेस, धूर्तता उनमें जैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गई है, ऐसे भी कैरेक्टर होते। तो उसको आप क्या बोलेंगे कि हर प्रकार का मटेरियल है भाई इस नॉवल में। Not only have the Victorian novelists width and range of subject and mood, not only are they entertaining storytellers, they also have creative imagination in simple measure. देखिए not only दो चीजें बताइए कि न सिर्फ उनमें एंटरटेनमेंट था, वाइड रेंज थी मूड की, और बड़े शानदार स्टोरी टेलर थे, पर साथ ही साथ उनकी जो क्रिएटिव इमेजिनेशन थी, क्रिएटिव इमेजिनेशन वो एक अच्छे भले या सिंपल मापदंड की थी। Their imagination works on their personal experiences and transform and transmutes them. इमेजिनेशन थी वो उनके, देखो खुद के एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड होती है सामान्यतया, और उसको फिर वो ट्रांसफॉर्म करते थे अपने काम में। Their renderings of the real world are not photographs but pictures, colored by their individual idiosyncrasies, vivid and vital. देखिए फोटोज में और पिक्चर में क्या अंतर है यहाँ पे। फोटो तो क्या है बेटा, जैसा है क्लिक किया हुआ होता है। पिक्चर हम बनाते हैं तो वहां पे आपको खूब स्कोप होता है कि कौन से कलर को, कौन से पार्ट को हमें हाईलाइट करना है, किस हिस्से को हमें उभार कर दिखाना है, किसको बैकग्राउंड में रखना है। ये पिक्चर में पॉसिबल है, फोटोग्राफ में तो जैसा है वैसा ही आएगा। Their rendering of the real world are not photograph। ये ध्यान, उनका जो वर्ड होता था, संसार जो वो प्रस्तुत करते थे, वो फोटोग्राफ नहीं होता था, वो पिक्चर होती थी। तो उसमें वो किसी को तो बड़ा धूर्त बना देते थे, किसी को अच्छा बना देते थे, किसी को बहुत ही अच्छा बना देते थे, किसी को क्रूर बना देते थे। हीरो, हीरोइन, विलेन सभी का अपना अपना एक पक्ष, अपना अपना चेहरा होता था। विविड एंड वाइटल। विविड क्या होता है पता है? जीवंत, लाइवली, कि उनकी जो पिक्चर होती थी बड़ी जीवंत होती थी। पिक्चर जिसको अपने बोलते हैं कि जैसे अभी बोल उठेगी, ऐसी पिक्चर होती थी। ऐसी पिक्चर बनाते थे समाज की, लोगों के समक्ष, जो यूं लगे कि हाँ अपने सामने अभी बोलेगी। विविड, वाइटल मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, कि उनकी जो पिक्चर होती थी वो बड़ी ही जीवंत और ऊर्जावान हुआ करती थी। Often the picture is fanciful and romantic। Often का मतलब प्राय, प्राय उनकी तस्वीरें कैसी होती थी? fanciful। fancy is more than imagination। खुद की कल्पना, कल्पना ऐसी कि बस कहाँ का कहाँ, कुछ कल्पना में अब देखो कोई पाबंदी नहीं है। फैंसीफुल और रोमांटिक होती थी कि उनका मूड है वो प्राय ऐसा सा दिखाया जाता था। And other times it sticks close to the fact of actual existence, but these facts are always fired and colored by the writer's individual। और कई बार क्या है कि वो किस चीज से जुड़ी हुई होती थी, वो
अदर टाइम स्टिक्स क्लोज टू द फैक्ट्स ऑफ एक्चुअल एग्जिस्टेंस। जो वास्तविक अस्तित्व है मनुष्य जाति का, उसके साथ जुड़े हुए तथ्यों को भी प्रस्तुत करते थे। मनुष्य जाति के साथ जुड़ा हुआ जो वास्तविक अस्तित्व है उसको भी प्रस्तुत करते थे। बट दीज फैक्ट्स आर ऑलवेज फायर्ड एंड कलर्ड विथ राइटर्स इंडिविजुअल, फायर्ड एंड कलर्ड विथ राइटर्स इंडिविजुअलिटी। जो वो प्रस्तुत करते थे तो उनमें जो इग्निशन, जो चमक थी, वो रीडर के समझ में तभी आती थी जब वो राइटर के माइंड तक पहुंचने की सोच रखता था। ऐसा जबरदस्त ताना बाना बुनते थे कि रीडर सोचता कि यह राइटर का दिमाग है क्या कारखाना है। जबरदस्त सोच है। राइटर तो देखो, इंडिविजुअलिटी तो राइटर ही देता था उनको कि भाई इसको ऐसा बनाऊंगा, और वैसा बनाता था। मेन बात यह है कि रीडर है वो अचंभित रह जाएगा सोचकर कि क्या बनाया है बनाने वाले। द एक्ट ऑफ क्रिएशन इज ऑलवेज परफॉर्म्ड। जो क्रिएशन का एक्ट था बनाने का, वो हमेशा परफॉर्म किया जाता था। यूँ नहीं है कि कहीं ना कहीं से कॉपी कर लिया, नो, they didn't copy, they put their own instinct in every character. Dickens is the romancer of London streets and Thackeray to transport us to entirely new world. देखो, लंदन की गलियों में घूमना है तो डिकन्स को पढ़िए। चार्ल्स डिकन्स में आपको लंदन की गलियों में घूमने जैसा आभास हो जाएगा कि हम इस लेन में आ गए हैं। यहाँ ऐसा फैगिन का अड्डा है, फैगिन का अड्डा है जहाँ ओलिवर ट्विस्ट फंसा हुआ है। कौन कौन आते हैं वहां पे आपको पता है। ऐसा जीवंत दृश्य कि एक बार पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये फैगिन और डार्सी और ये सारे के सारे वास्तव में नैन्सी उपस्थित हैं यहीं हमारे चारों ओर। और Thackeray to transport us into entirely new world। और Thackeray को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि कई नई दुनिया में हम आ गए हैं। Call it Vanity Fair और Thackeray Land, what you will। आप इसको जो कुछ भी बोलें, it doesn't make difference on their appearance। The creative imagination of the Victorian novelist work on the setting of story and transforms it। क्या था देखिए, क्रिएटिव इमेजिनेशन, उन लोगों की जो कल्पना थी, रचनात्मकता पूर्ण कल्पना थी विक्टोरियन उपन्यासकारों की, वर्क्स ऑन सेटिंग। उस सेटिंग में आपको बताया था कि मुख्य रूप से समय और स्थान, बैकग्राउंड, जो घटनाओं के घटित होने का बैकग्राउंड होता है वो सेटिंग है। उसमें समय और स्थान निश्चित रूप से मेंशन होते हैं। तो उस पर वो काम करते थे कि किस समय किस स्थान पर घटनाओं को घटित होते हुए हमें दिखाना है। एंड देन दे हैव दैट कैलिबर टू ट्रांसफॉर्म द रीडर फ्रॉम his or her own place to that place where incidents are taking place। That is the triumph of art again। कि आप जहां पर हैं वहां से वहां पहुंच जाते हैं जहां घटनाएं घटित हो रही है। यही कन्विंसिंगनेस, यही कला है। रीडर जब ट्रांसपोर्ट हो जाए, मतलब अब हैं तो यहीं बैठे
पर जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगे कि हम वहां पहुंच गए। कहाँ? जहां उपन्यास की घटनाएं घटित हो रही है, वो लंदन में हो रही है, चाहे कैलिफोर्निया में हो रही है, या मालगुडी में हो रही है, या कैस्टर ब्रिज में हो रही है। अलग अलग स्थान उन्होंने बना रखे हैं घटनाओं के घटित होने के लिए। तो वो अपने आप को वहां पहुंचा हुआ महसूस करे, ट्रांसपोर्ट हुआ महसूस करे। कौन? रीडर। यही उनका प्रयास होता था और इसमें वो सफल भी होते थे। I hope you are getting the point. Therefore, we are discussing all these things elaborately. We would continue this topic, and this is, minded, the last topic of your syllabus. Last topic of your syllabus is Victorian era. It would be completed in next video. If you have any query, you may contact me. Thank you very much.